हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2024 का PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस भाग में अपन लोग जी की और जीएस को सॉल्व करेंगे। आज का मैं लेता हूँ पहला क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो अपन लोग समझते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध में हुआ था। सबसे पहले यहाँ पर मैं ऑप्शनों को पढ़ दूँ तो विनिमय अधिनियम जो आया था भारत में, ये 1949। पिट्स इंडिया एक 1784 में आया था। रोलेक्ट एक्ट आया था 1919 में, आया था 1935 में। देखो, रोलेक्ट एक्ट का एक अलग नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं, और मोटंगी चैम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। यह भारत में 1917 में यह एक्ट आ चुका था। यह एक्ट को बनाने वाले जो अध्यक्ष साहब थे वो सिडनी रोलेक्ट साहब थे, जिन्होंने हमारे भारत के लिए यह अधिनियम पारित करवाया। ये अधिनियम है जो भारत के लोगों के लिए ना एक बहुत बड़ा नुकसानदायक रहा। इस अधिनियम के द्वारा भारत के किसी भी लोगों को बिना अदालत देते थे। तो यहाँ से रोलेक्ट एक्ट अधिनियम के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, ये जो नाम है जलियांवाला बाग, यह जो जलियांवाला बाग है अमृतसर पंजाब में है। कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब में है। यह 13 अप्रैल 1949 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिनमें से सैकड़ों लोगों की जान गई थी। और यहाँ पर जो गोली चलाने वाले जो व्यक्ति थे जनरल वुडायर थे। बाद में जनरल वुडायर की हत्या उधम सिंह ने 1944 के आसपास कर दी। इसके बाद में पंजाब में उधम सिंह के नाम पर एक शहर बसाया गया है। तो वर्तमान में उधम सिंह शहर कहाँ है ऐसा पूछा जाता है, तो आपका शहर पंजाब में स्थित है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्य का पालन निम्नलिखित में किसकी? राज्यसभा के सभापति किसे जो होते हैं ना, वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति के अंतर्गत देखते हैं, और यह भाग 5 में हम संघ के अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेके 152 तक हम पढ़ते हैं संघ के बारे में। तो यहाँ पर पूछा ये है कि उपराष्ट्रपति यदि पद पर नहीं है तो उसकी जगह में सभापति का पद पर कौन बना रहेगा। तो मुझे बताओ, हमारे यहाँ जो संसद होती है ना, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। ये आर्टिकल 79 में पढ़ते हो आप लोग। एक बनाते हो लोकसभा और एक बनाते हो राज्यसभा। और एक राष्ट्रपति को भी मिला देते हैं अपन लोग यहाँ पर। तो तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। ये राज्यसभा आर्टिकल 80 में है और लोकसभा आर्टिकल 81 में है। तो देखो, यहाँ जो समझना है ना, राज्यसभा के बारे में पूछा है तो 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। लोकसभा के अध्यक्ष, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष इधर पर क्यों जाएगा भाई? राज्यसभा में अलग संस्था है वो। भारत के राष्ट्रपति भी नहीं होगा, क्योंकि वो अलग से, मैंने बताया, संसद जो मिलकर बनती है वो अलग से बनती है। यहाँ पर जो 2 ऑप्शन हैं, राज्यसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य। तो राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य को यहाँ पर सभापति के रूप में नहीं नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष है, यहाँ पर ये राज्यसभा के सभापति के रूप में मान लेते हैं कि राज्यसभा के सभापति भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है। तब हम कहते हैं कि राज्यसभा का जो सभापति का जो कर्तव्य है वो राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य निभाएगा। तो अपना जो आंसर है ना भाई, वो राज्यसभा के उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक जो प्रैक्टिस सेट करवाया हूँ
जीएस और जीके क्लास पे, वहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें बता दिया हूँ। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि जो पंचवर्षीय योजना है उसका प्रारंभ 1 अप्रैल 1951 से लगाकर 1956 के बीच में, ये पहली पंचवर्षीय योजना है। दूसरी 95 से 6 के बीच में 1961 हो जाएगा, और ये फर्स्ट, ये सेकंड, और 1961 से 1966 हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा भाई। इसके बाद में 1969 से 74 तक ये फोर्थ नंबर का योजना है, और 74 से 79 तक ये पंचवर्षीय योजना है। अब आगे देखो, 1980 से 85, ये 6 नंबर है। 85 से 90 ये कौन से नंबर का रहेगा? ये 7वें नंबर का रहेगा। और 92 से 97 ये 8वें नंबर का। 97 से 2002 9वें नंबर का। 2002 से 2007 ये 10वें नंबर का। 11वें नंबर का देख लो, 2007 से 12 ये 11वें नंबर का। और 12वें नंबर का देख लेते हैं, 2012 से 2017 ये 12वें नंबर का। तो आप लोगों को ये जो पंचवर्षीय योजना है, इन योजना का टाइम पीरियड भी आपको याद करना होगा भाई। जब तक आप टाइम पीरियड याद नहीं करेंगे तब तक आपको बनेगा नहीं। तो यहाँ पर देखो 1951 से 1956 के बीच में फर्स्ट, 56 से 61 के बीच में सेकंड पंचवर्षीय योजना, फिर 61 से 66 तक। इसके बाद में देखो यहाँ पर 3 साल का गैप है। 3 साल का गैप इसलिए है क्योंकि भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान का युद्ध और भारत में सूखाग्रस्त हो जाने के कारण में यहाँ पर योजना का पहली बार अवकाश हुआ। इसी योजना काल के अंतर्गत, यानी थर्ड योजना काल के अंतर्गत ही भारत में हरित क्रांति का जन्म हुआ, और विश्व में भारत की जो हरित क्रांति का जन्म 1960 के दशक में हुआ। अब देखो इसके बाद में 1969 से 74 तक, 74 से 79, लेकिन जनता जो पार्टी की सरकार थी ना, वो 1 साल पहले ही बंद कर दी थी। 79 तक जाना था, 78 में ही इसको ख़त्म कर दी। और ख़त्म करने के बाद में यहाँ पर मोरारजी देसाई साहब यहाँ पर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इन्होंने यहाँ पर अनवरत योजना प्रारंभ कर देते हैं, जिसको रोलिंग प्लान के नाम से जानते हो आप लोग। इसके बाद में देखो 80 से 85 तक, और 85 से 90, फिर 92 से 97, यहाँ फिर अब योजना अवकाश काल हो गया कि वन साल के लिए ये अवकाश हो गया। इसलिए 92 से 97 हो गया। 90 से यहाँ पर 92 गए ना, 2 साल का अवकाश रह गया। तो 92 से 97, इस पर 97 से 2002, 2002 से 2002 से 2007, 2007 से 2012, और 2012 से 2017। ये तो पूछा क्या है 11वीं पंचवर्षीय योजना का। 2007 से 2012 आएगा ना अपना आंसर, ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया? अभी मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन समझाया हूँ वहीं पर बता दिया हूँ। 1949 में बैंकिंग अधिनियम आया था। के तहत जो हमारे पास जो बैंक थे, उन बैंकों को कठोर नियम का पालन कराना था, इसलिए 1949 में भारत सरकार के द्वारा ये विनियमन लाया गया। इससे पहले ही 1 जनवरी 1949 को RBI के राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे, इसका जो आंसर आएगा ना 1949 आएगा, बैंकिंग अधिनियम कब पारित किया गया। और इसके बाद भारत में
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया दूसरी बार। आगा खान कप का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है? तो इसका जो आंसर आएगा ना वो हॉकी आएगा, ध्यान रखेंगे। आगा खान कप से संबंधित है तो हॉकी से संबंधित है। पूछे तो आप लोग याद कर लीजिएगा भाई, आगा खान कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, अजलान शाह कप, मुरुगप्पा कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, ऐसे जो ट्रॉफी हैं ये किससे संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित हैं। तो आप लोग ये खेल से संबंधित क्वेश्चन है तो आप लोग भी याद कर लीजिएगा। इसमें ये बोला है कि जो भारत में सबसे ज़्यादा किन की जनसंख्या है, यानी जैन, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? तो अपन लोग बता सकते हैं ना भाई, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है ना वो हिंदू की जनसंख्या है भारत में। जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे स्पिनोजा पुरस्कार, जिसे कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, से सम्मानित किया जाता है? तो यही जो पुरस्कार है ये जयिता गुप्ता को दिया गया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? देखो आगे ना भाई, मैंने कहा था कि जब भी आप पेपर देने जाओ तो जनगणना 2011 को देख के जाएं भाई। यहाँ पर जो आंसर आएगा ना वो सिक्किम आएगा आंसर। अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है, फिर आप कहेंगे आंसर देंगे उत्तर प्रदेश आएगा। मध्य प्रदेश का नंबर कितने आता है जनसंख्या की दृष्टि से? तो मध्य प्रदेश का नंबर जो आता है ना वो 5वें नंबर आता है। मैं राजधानी बोल दे रहा हूँ, गोवा की राजधानी पणजी है, ये मांडवी नदी के किनारे है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। मेघालय की राजधानी सेलिंग है। असम की राजधानी दिसपुर है। अब यहाँ पर मैं बता दूंगा जो गोवा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे राजस्थान है। मध्य प्रदेश का कितने नंबर है? तो आप कहेंगे 2nd नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा भाग का संबंध राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? तो देखो यहाँ पर भाग 1 जो है ना ये संघ उसका राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 101 से लगा के 4 तक पढ़ते हैं। भाग 2 में हम 5 से लगा के 11 तक पढ़ते हैं नागरिकता के बारे में। भाग 3 में हम 12 से पढ़ते हैं 35 के बीच में पढ़ते हैं ये मौलिक अधिकार के बारे में। और आप लोग जानते हो कि भारत में मौलिक अधिकार 6 प्रकार से हैं। पहले मौलिक अधिकार 7 प्रकार से हुआ करते थे। एक जो मौलिक अधिकार है उसको हटा दिया गया है, जिसको आप लोग संपत्ति का अधिकार बोलते हो। आर्टिकल 31 से उसको हटा दिया गया है। अब आर्टिकल 300 का के अंतर्गत उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। भाग 4 में देखो ये नीति निर्देशक तत्व है, ये 36 से लेके 51 के बीच में पढ़ते हो। ये नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ते हो आप लोग। इसी को क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कभी कभी कि राज्य की कल्याणकारी योजना से संबंधित कौन सा भाग है? तो हम लोग बता सकते हैं कि भाग 4 जो है राज्य की कल्याणकारी व्यवस्था से संबंधित है। किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं अर्थात स्कोर 40-40 है तो इसे कहा जाता है ड्यूस कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ड्यूस बोला जाता है। 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को खालिस्तान क्रम में व्यवस्थित किया। इसे न्यूलैंड के अष्टक के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ये जो वैज्ञानिक है न्यूलैंड ने 1 रहेगा, फिर 8 रहेगा, फिर 16 रहेगा, मान के अनुसार वो जो तत्व हैं इनको सेट किया था। तो यहाँ पर देखो ये बढ़ते क्रम में होना चाहिए भाई। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हमारे पास में, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान और बढ़ती परमाणु संख्या। तो ये बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सेटअप किया था, यहाँ पर तत्वों को वर्गीकरण किया। हार्नबिल उत्सव खालिस्तान में निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजाति अपनी संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शन करती है? तो इसका जो आंसर आएगा नागा आएगा। ये जो त्यौहार है हॉर्नबिल उत्सव ये विशेषतः नागालैंड में मनाया जाता है, वहाँ की नागा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। इसको त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है वहाँ पर नागालैंड में। ये गौड़ जो जनजाति है भारत में सबसे बड़ी जनजाति है ये, और भील है ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। गारो खासी जयंतिया ये उधर पर आपको मेघालय में मिलेगा। गारो खासी जयंतिया इन जनजातियों के नाम पर वहाँ की पहाड़ियाँ भी स्थित है वहाँ पर भाई मेघालय में, गारो खासी जयंतिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, झारखंड से संबंधित है। अब झारखंड से क्यों? वहाँ की जो आदिवासी जनजाति है मुंडारी, उस आदिवासी जनजाति के द्वारा मुंडारी नृत्य किया जाता है और ये फसलों की कटाई के बाद में ये डांस को किया जाता है झारखंड में। हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हुई और खालिस्तान पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में थी। तो इसका जो आंसर आएगा तृतीय आएगा। मैंने अभी आपको समझा के आया हूँ वहाँ पर जो योजना अवकाश है उसके शासनकाल में। तो यहाँ देखो हरित क्रांति जो हम कहेंगे हरित क्रांति के जो जनक हैं विश्व में वो नॉर्मन बोरलॉग हैं और भारत में MS स्वामीनाथन हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो हरित क्रांति जो शब्द है ना, ये शब्द विलियम गॉड ने दिया है। प्रथम का बता दो यार, तो प्रथम का 1951 से 1956 आएगा ना भाई। द्वितीय का बता दो, 56 से 61 जाएगा। पांचवी का बता दो यार, 74 से 79 तक जाएगा। देखो भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में किस देश की सीमा लगती है? अच्छा मुझे बताओ, ये 4 दिशा हैं आपकी। ये दिशा है ना, ये पूरब दिशा है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। उत्तर पश्चिम बोला है तो ये वाला पार्ट आएगा ना यहाँ पर। ये वाला पार्ट आएगा। तो मुझे बताओ हमारे भारत के नक्शा में इस दिशा में कौन कौन से देश हैं? तो कहेंगे सर इधर तो पाकिस्तान लगा है और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो अफगानिस्तान लगा। तो यही तो अपना आंसर है भाई। निम्नलिखित में कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? अच्छा मुझे बताओ, ये मस्की जो है ये कर्नाटक में मिलेगा ना यार अपन लोगों को? कहाँ पर मिलेगा? कर्नाटक के अंतर्गत। गिरनार कहाँ मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। ये कलसी कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में मिलेगा। तो मुझे बताओ भारत से बाहर पूछ रहा है, विदेश में, तो ये कहाँ पर मिलेगा? कंधार मिलेगा ना यार, ये पाकिस्तान में मिलेगा। तो ये जो सारे मौर्यकालीन शिलालेख हैं ये सारे अशोक से संबंधित है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? कंधार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? छऊ डांस के बारे में कुछ दिन पहले आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया हूँ। छऊ डांस जो है वो आपको बिहार में मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, वेस्ट बंगाल में मिलेगा। तो यहाँ पर अब ये पूछा है कि ये जो छऊ नृत्य है ये ऐसा कौन सा जो कलाकार है, इस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? तपन कुमार पटनायक आएगा, इनको मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में कौन सा देश करेगा? 2026 में बोला है जापान करेगा भाई। देखो एशियाई खेल की शुरुआत 1951 में नई दिल्ली से प्रारंभ किया गया। तो आज तक हम लोग 4-4 साल के बाद में ये एशियाई खेल करवाया जाता है। एशिया महाद्वीप के जितने भी देश हैं इस खेल में शामिल होते हैं और आने वाले समय में 2030 में, 26 का तो जापान में होगा, 2030 में कतर और सऊदी अरब ये संयुक्त रूप से 2030 में मेजबानी करने वाले हैं। इसको भी आप लोग याद करके रखिएगा भाई। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो इसका जो आएगा सितार आएगा भाई आंसर। अब ये पंडित रविशंकर जो है इनको 1999 में भारत रत्न से नवाजा गया है। इसके बाद 2023 में एग्रीकल्चर और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक PM किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है जो किसानों को PM किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए एक ही जगह पर समाधान प्रदान करेगा। इसका जो आंसर आएगा ना भाई वो किसान ई-मित्र आएगा। ये प्रैक्टिस सेट मुझे पहले ही करा देना चाहिए था लेकिन टाइम के अभाव के कारण मैं ये प्रैक्टिस सेट को अभी करा रहा हूँ। तो कोशिश कीजिएगा सीखने की।